बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां एक बिल्डिंग गिर गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। 5 साल पहले ही ये इमारत बनी थी। बिल्डिंग किस वजह से गिरी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में फिलहाल जुट गई है, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है पुलिस की और वहां मौजूद रेस्क्यू टीमों की ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द बिल्डिंग के अंदर से रेस्क्यू कर लिया जाए। तस्वीरें आप देखिए बिल्डिंग गिरने के बाद किस तरह से वहां अफरा तफरी मची। अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में ये 3 मंजिला इमारत थी जो अचानक गिर गई और तमाम लोग इसमें दब गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मशीनों को आप देख रहे हैं, जेसीबी मशीनें और तमाम जो अलग अलग टीमें हैं रेस्क्यू करने के लिए वहां पर मौजूद हैं, तैनात हैं। कोशिशें स्थानीय लोगों की तरफ से भी लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी लोग इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे हों उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर गोदाम था और गोदाम की बिल्डिंग कमज़ोर थी। वैसे उसमें कोई परिवार नहीं रहता था, अभी तक की जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 3 लोग उसमें कुछ सामान निकालने के लिए गए थे। बिल्डिंग कमज़ोर होने के कारण अचानक उसकी छत गिर गई, जिसमें से 2 घायल जिला अस्पताल में हैं जिनका हालत सामान्य है। एक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, उसकी भी जीवन को कोई खतरा नहीं है, बात हो गई है। पैर में चोट है तो उसकी सर्जरी की जा रही है और बाकी अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि इसके अंदर कोई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक लड़की के साथ बदसलूकी की गई है और जब इसका विरोध किया गया तो आरोपी ने लड़की को जबरन घसीटने की कोशिश की, जिसका ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस फुटेज में एक लड़की को ऑटो वाला घसीटता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने पहले छेड़खानी की और जब लड़की ने उसे पकड़ लिया तो ऑटो ड्राइवर ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना एक थाने के पास हुई है, जिसके बाद लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो महाराष्ट्र के थाने के पास ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। ऑटो ड्राइवर ने बदसलूकी की और लड़की को घसीटने की कोशिश की। थाने में लड़की के साथ ये बदसलूकी की गई है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बात जाबाज जूम की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों का पता बताने वाला जाबाज जूम शहीद हो गया है। जूम को सैनिक साथियों ने श्रद्धांजलि दी। शनिवार का ये वीडियो है जब अनंतनाग में सेना ने देश के दुश्मनों को ढेर किया। सेना के जवानों की ये गोलियां तब गरजी जब मिलिट्री कमांडो डॉग जूम ने आतंकियों के छिपे होने का सटीक पता जवानों को दिया था। उस दिन सुरक्षा बलों ने जाबाज जूम की मदद से 2 आतंकियों को मारा था। सेना के इस ऑपरेशन में जूम भी जख्मी हुआ है, जिसकी कल इलाज के दौरान मौत हो गई। जम्मू में शहीद जाबाज जूम को श्रद्धांजलि दी गई और ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम के दौरान की है। जिस वक्त शहीद जूम को श्रद्धांजलि दी गई, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू वहां मौजूद थे। कश्मीर घाटी में आतंकियों से लोहा लेते हुए आर्मी डॉग स्क्वाड के बहादुर जूम ने अपनी प्राणों की आहुति दी है और आप यहाँ जम्मू में देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जूम के बलिदान को नमन किया जा रहा है। ये आर्मी भारतीय सेना के डॉग स्क्वाड के बहादुर शिवाक हैं जो यहाँ पर अपने साथी जूम को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है जूम की तस्वीर लगाई गई है और उसके बाद यहाँ पर उन्हें फूलों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। इनमें से कई डॉग्स ने जूम के साथ भी अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दिया है और लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जूम के सर्वोच्च बलिदान को जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू के नगरोटा में जहां एक तरफ जाबाज जूम को श्रद्धांजलि दी गई है, वहीं दुश्मनों से लड़ने के लिए असॉल्ट डॉग्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इन्हें आर्मी की भाषा में साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। इन आर्मी डॉग्स की ट्रेनिंग पूरी तरह से जवानों जैसी होती है। जंग के मैदान में हर खतरे को ये पहले से भांप लेते हैं।
फिर वो चाहे जमीन पर छिपा लैंडमाइन हो या फिर आतंकियों के ठिकाने में छिपे हथियार। किस तरह से आर्मी डॉग्स जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से आतंकवाद फैला हुआ है, किस तरह से उस आतंकवाद से निपटने के लिए या किसी आतंकी से निपटने के लिए आर्मी के डॉग्स को ट्रेन किया जाता है, इसकी तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस डॉग को देख रहे हैं, ये आर्मी का एक असॉल्ट डॉग है, इसका नाम एस है। और इस तरह से किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए इन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है। बेमौसम बाढ़ काल, जी हां, अक्टूबर में जुलाई जैसी बारिश हुई और हर किसी को बेबस और लाचार कर दिया। खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां 21 जिलों में सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं। घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब डूब चुके हैं। ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की है, जहां सैलाब और नदियों के उफान से 183 गांवों के हजारों लोगों की जान आफत में है। पानी की पावर के आगे कुछ भी टिक नहीं रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें पीपे का एक पुल तिनके की तरह सरयू नदी में बहता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर पानी की ताकत और उससे मची तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पीपा का पुल मऊ जिले के दोहरी घाट से बहता हुआ गोरखपुर तक आ गया। मऊ में भी आसमान से बरसी आफत ने हाहाकार मचा रखा है। ये तस्वीरें मधुबन तहसील के देवरांचल की है, जहां सरयू नदी में लगातार बढ़ते पानी ने रिंग बांध तोड़ दिया है। मकान, दुकान, खेत खलिहान सब जगह पानी की घुसपैठ हो गई है और लोगों को मजबूर होकर पलायन करना पड़ रहा है। पूरा जनमानस भयावह स्थिति में है। सब लोग एकदम आक्रोश में भी हैं और डरे सहमे भी हैं। ना खाने के लिए उन लोगों को व्यवस्था है और ना ही उन लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था है। तो बीते 1-2 दिन से बारिश कम होने से नदियों में जलस्तर जरूर कम होने लगा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि उनके घरों में, खेतों में पानी की मनमानी खत्म नहीं हुई है। स्कूल डूबा है, मकान डूबे, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पानी ना हो। पानी के प्रहार ने लोगों को बेबस और लाचार कर दिया है। घर बार छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया है। लोग नाव पर अपने साथ साथ अपने मवेशियों को ले जा रहे हैं। उन गाड़ियों को नाव पर लाद कर ले जा रहे हैं जिनका पानी में डूबे रास्तों पर चलना मुश्किल है। ये मंजर यूपी के देवरिया जिले का है। सरयू नदी में उफान से दर्जनों गांवों में खेत खलिहान डूब गए हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। लोग दर-बदर हो गए हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। खाने पीने का तो दिक्कत हो रहा है ना, बस ना छोड़ के कुछ नहीं मिला है। यहाँ लोग पूछने नहीं आ रहे हैं कि आप लोग कैसे जी रहे हैं। आसमान से बरसी मुसीबत से यूपी के सीतापुर में भी कई गांवों में त्राही मची है। खेतों में खड़ी धान की फसल भी बर्बाद हो गई है। टापू बन चुके गांवों में नाव लाइफलाइन बन चुकी है। लोग उन्हीं के सहारे आ पा रहे हैं। बाढ़ का पानी अब लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। लहरपुर के मजरा ढीपुरवा में नहाने गए 9 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे बाद उसका शव बरामद किया जा सका। नदियों में खतरनाक उफान से यूपी में 1500 से ज्यादा गांव टापू जैसे बन गए हैं। सब कुछ डूबा हुआ है। आपको दिखाते हैं कुशीनगर और अंबेडकर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट। सैलाबी सितम से यूपी के 21 जिले बेहाल हैं। उनमें से ही एक है कुशीनगर, जहां गंडक नदी का पानी तो घट रहा है, लेकिन लोगों की दुश्वारियां बरकरार है। ये जो नाव और ट्रैक्टर पर लोगों को जाते आप देख रहे हैं, इनमें कुशीनगर के सांसद विजय दुबे और विधायक विवेकानंद पांडे, जो अपने इलाके में लोगों की मदद के लिए पहुंचे, क्योंकि ट्रैक्टर और नाव ही बस इस बाढ़ वाले इलाके में लोगों की आवाजाही का साधन है। बाढ़ आ जाता है तो किसी तरह जो है, अब न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, अब पानी चारों तरफ से घिर जाता है तो मजबूरी है, उसी में हम लोग को रहना पड़ता है। तो सारी फसल गायब हो गई है। किसी तरह से छान करके ऊंचे कर रहे हैं, जो बचेगा तो इसी में से जीवन चलेगा, नहीं तो हम लोग कोई आशा नहीं है। बेमौसम बारिश और बाढ़ से अंबेडकर नगर की 2 तहसील
डांडा और आलापुर में सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई। सब कुछ पानी में डूबा है। लोगों के घरों में 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोग घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक आसमानी संकट है। बारिश से सिर्फ सैलाब ही नहीं आ रहा है, बल्कि पहाड़ भी दरक रहे हैं, जैसा उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये कुदरत के क्रोध और पहाड़ों पर जल विस्फोट की चोट की तस्वीरें। ये उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें हैं, जहां बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा रास्ता छोटे छोटे पत्थरों से फट गया। टूटते पहाड़ का यह आतंक 3 घंटे तक चलता रहा। खचरा नाले के उफान पर आने से मिट्टी और पत्थरों का मलबा हाईवे पर आ गिरा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, किसी को चोट नहीं आई, लेकिन हाईवे के दोनों ओर जाम लग गया, जो 3 घंटे बाद खुला। मैदान से पहाड़ तक बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे खेतों में खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। हमारी जो धान की कटाई हुई, मंडाई के समय भी जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिससे कि हमारे धान भी जो है पूरा सड़ गया। बेमौसम बारिश और बाढ़ की मार दुनिया के कई और देश भी झेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्क इस समय आसमान से बरस रही आफत में घिरे हुए हैं। कहीं बाढ़ ने कारों की जल समाधि ले ली है, कहीं बाढ़ में डूबी कार को मोटे रस्से से खींच रहे हैं लोग। जहां गाड़ियां चलती थी, जहां लोग चलते थे, वहां बोट चल रही हैं। बाढ़ में ऐसा डूबा शहर कि अधर में लटक गए सैकड़ों मुसाफिर। इंसान ही नहीं, बेजुबानों की जान भी आफत में पड़ गई है। तो कहीं बाढ़ ने पूरे शहर को ही खंडहर सा बना दिया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम के बदलते मिजाज से पूरी दुनिया किस कदर परेशान है। ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीरें हैं। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। घर के घर जलमग्न हैं। कई कई फीट पानी भरा है। आने जाने की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी डूब गई हैं। लिहाजा घरों में फंसे लोगों को बोट के जरिए निकाला जा रहा है। बाढ़ के बीच इंसानों ही नहीं, बेजुबान जानवरों का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। शहर में दरिया घुसाया तो घोड़ों का एक जत्था फंस गया। उन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व हिस्से में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि सड़कों और पुलों के ऊपर से बाढ़ का पानी गुजर रहा है। मेलबर्न इलाके में बाढ़ का प्रवाह बहुत तेज है और पूरा शहर दरिया सा बन गया है। इस मुसीबत में घिरे लोग रेत और मिट्टी के बोरों का इंतजाम कर रहे हैं ताकि बाढ़ का पानी अपने घरों या दुकानों में घुसने से बचा सकें। तो आसमानी आफत ने सेंट्रल अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक के देशों को बेहाल कर रखा है। ऐसे ही 2 मुल्क हैं अल सल्वाडोर और नाइजीरिया। देखिए रिपोर्ट। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में बाढ़ ने किस कदर लोगों को संकट में डाल दिया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। बाढ़ के साथ शहर में इस कदर कीचड़ भर गया कि उसमें गाड़ियां फंस गई। ये तस्वीर देखिए, 20 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसी एक गाड़ी को रस्से के जरिए बाहर खींचने की मशक्कत कर रहे हैं।
भीषण बाढ़ और बारिश से ऑस्ट्रेलिया या अल सल्वाडोर ही परेशान नहीं है, अफ्रीकी देश नाइजीरिया पर भी आफत टूट पड़ी है। नाइजीरिया का कोगी शहर तो बाढ़ में लगभग पूरा डूब चुका है, सिवाय एक सड़क के। बाढ़ की वजह से वो सड़क एक टापू सा बन गई है, जिसमें करीब हफ्ते भर से सैकड़ों गाड़ियां और मुसाफिर फंसे हुए हैं। शहर में इस कदर पानी भरा है कि नावों का ही सहारा है। लोगों की आवाजाही का अब यही इकलौता जरिया है। नाइजीरिया में ये पिछले एक दशक की सबसे भीषण बाढ़ है। इस साल नाइजीरिया में बाढ़ से 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तुर्की से, जहां कोयला खदान में विस्फोट हुआ है। धमाके में 22 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि 28 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि ये विस्फोट बाटन के अमास्रा शहर में हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि खदानों में पाई जाने वाली ज्वलनशील गैसेस की वजह से ये धमाका हुआ। 28 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं 22 लोगों की मौत की खबर है। ज्वलनशील गैसेस की वजह से ये धमाका माना जा रहा है। इस धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 28 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। विस्फोट बाटिन के अमास्रा शहर में हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अब बात हिमाचल प्रदेश की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव कब होगा, इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया। अब गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर देर रात तक बैठक चली। गुजरात चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री निवास पर चल रही बैठक जो है अब वो खत्म हो चुकी है। तकरीबन 5 घंटे तक चली इस लंबी बैठक से अब जो है गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भूपेंद्र पटेल जो है, साथ ही में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के सीआर पाटिल, अब जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास से 7 लोक कल्याण मार्ग से जो है निकल चुके हैं। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, बीएल संतोष समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। में सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव को लेकर के जो है कई आंतरिक मामलों पे जो है इस बैठक में चर्चा चली है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को चुनाव होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for withdrawal would be 29th and date of poll 12th November and date of counting 8th December and the entire process is completed by 10th of December. उम्मीद की जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुजरात में चुनावी तारीखों के ऐलान में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि जाहिर तौर पर ऐसा प्रधानमंत्री को समय देने के लिए किया गया है ताकि वो और भी बड़े वादे कर सके और कुछ और उद्घाटन कर सके। हैरानी की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के समर्थन में उतर आए हैं। आज महंगाई इन लोगों की सरकार में इतनी बढ़ गई है कि माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाती। स्मृति जी को सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माताश्री के बारे में नहीं, पूरे प्रदेश में जितनी माँ है उसकी चिंता करनी चाहिए और वो चिंता हम कर रहे हैं। गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। चुनाव से पहले विवादित बयान पर भूचाल आ गया। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी की कि देश उबल पड़ा। बीजेपी ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया।
आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन गोपाल इटालिया की तरफ से जो मातृभाषा का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हाथ में प्ले कार्ड्स है। इस मामले में गुजरात कांग्रेस भी कूद पड़ी और गोपाल इटालिया के समर्थन में उतर आई, जबकि बीजेपी नेताओं ने गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। माननीय मोदी साहब के खिलाफ जो भी बोलेगा वो हिंदुस्तान के खिलाफ भी हो जाएगा। ये पुरानी राजनीति रही है भाजपा की। बोलने में भाषा का संयम रखना चाहिए, लेकिन बोलने के बाद जिस तरह से सामने से भी जो व्यवहार हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। ये राजनीतिक विवशता नहीं है, ये चरित्र का प्रमाण है। और क्योंकि इस प्रकार का चरित्र है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस प्रकार के आदेशों को स्वीकार किया जाता है। अब सवाल यह है कि गुजरात कांग्रेस का गोपाल इटालिया के विवादित बयान को समर्थन देना क्या सियासी रणनीति का हिस्सा है? ये बात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि गुजरात का इतिहास रहा है कि पीएम मोदी पर टिप्पणी गुजरात चुनाव में हवा का रुख बदल देती। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर वहां कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से बहाल कर दी जाएगी। क्या हिमाचल में बीजेपी की होगी वापसी? डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मारेगी बाजी? से मैं मिलती हूँ वो कहते हैं मुझे हम बदलाव चाहते हैं, थक गए हैं हम। या आम आदमी पार्टी की एंट्री से मचेगी बीजेपी कांग्रेस में खलबली? दोनों पार्टियों ने मिलकर लूट लिया और केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं, केजरीवाल ऐसा केजरीवाल वैसा। हिमाचल में चुनावी बिसात पर मोहरे सज चुके हैं। हर पार्टी के योद्धा ने मैदान संभाल लिया है और चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को एक चरण में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने वोटरों को लुभाने के लिए अपना पासा फेंक दिया है। बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही पार्टी ने विकास का हर दरवाजा खोल दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी की एंट्री बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। हम गांव के पास ही अच्छी डिस्पेंसरी बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, तो वहीं पर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 5 लाख रोजगार मिलेंगे। मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को सड़कें बनानी आती है, मेरे को बिजली देनी आती है, मेरे को नौकरी देनी आती है, रोजगार देने आते हैं। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। पॉलिटिक्स चाहिए तो इनके पास चले जाना और विकास चाहिए तो मेरे पास आ जाना। इस बीच कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के ऐलान में देरी पर सवाल खड़े कर दिए। बात चुनावी राज्यों की। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल के सिरमौर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके जरिए बीजेपी हाथी समुदाय की आबादी वाली 9 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हिमाचल का चुनाव इस बार कितना अहम होने जा रहा है। 3 दिन में 3 दिग्गज की लगातार रैली हिमाचल के इस मुकाबले को और रोचक बना रही है। आज अमित शाह का हिमाचल दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज अमित शाह की रैली हाटी समुदाय के बीच होगी। हाटी समुदाय का हिमाचल की 9 सीटों पर दबदबा है और इस समुदाय को हाल ही में एसटी का दर्जा देकर केंद्र ने बड़ा दांव खेला है। कल प्रियंका गांधी ने पेंशन वाले मुद्दे को हवा देकर राज्य की सियासत को गरमा दिया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अमित शाह वहां बीजेपी को जीत का मंत्र देंगे। जानकारी के मुताबिक रैली के बाद अमित शाह हिमाचल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल होंगे। बैठक में चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सूबे में बीजेपी और गृह मंत्री की पहली रैली होगी। देखिए, हिमाचल में चुनाव का बिगुल बजते ही एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया, जिसमें हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। चुनावी योद्धा अपने अपने हुनर और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में आ डटे हैं और अब साफ है कि हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश में अगला चुनाव 12 नवंबर को होगा। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इस बीच चुनाव का बिगुल बजते ही एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया और ओपिनियन पोल के मुताबिक हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। सीट की बात करें तो बीजेपी को 38 से 46 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 20 से 28,
सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को अधिकतम 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट जाती दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को जहां 46% वोट मिल सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस को 35.2%, आम आदमी पार्टी को 6.3% वोट मिल सकते हैं और अन्य को 12.5% वोट मिलने के आसार हैं। जब हमने ये सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है, तो 32% लोगों ने मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम पर मुहर लगाई। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को 26% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं। वहीं हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को 18% लोग पसंद करते हैं। अन्य के नाम पर 24% लोगों ने मुहर लगाई। एबीपी न्यूज का सर्वे। देखिए, चुनावी माहौल में बयानबाजियों का सिलसिला कहां तक पहुंच गया है वो अब आपको बताते हैं। गोपाल इटालिया के अपशब्द कहने पर शुरू हुआ बवाल अभी थमा भी नहीं था कि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं, क्यों क्या तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है। सुना आपने, यह है नीतीश के बेहद करीबी और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, जिन्होंने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने कभी चाय नहीं बेची। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको। ये सियासी अदावत यही नहीं रुकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। वहीं बीजेपी विधायक ने नीतीश के बीजेपी के हमले पर पलटवार किया। सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल बात कहना, हम लोग जो है मंच पर थे घोर अपमानित महसूस कर रहे थे और मन बार बार कचोट रहा था जो बीच में से निकल जाए। नीतीश ने इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में कहा था कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब बात बिहार में मिसेस बाहुबलियों के महामुकाबले की। बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में मोकामा की सीट पर हैं 2 बाहुबलियों की पत्नियों के बीच कड़ी टक्कर। दोनों ने नामांकन दाखिल किया और दोनों की ओर से ही जीत के दावे किए गए। बिहार के मोकामा में होने वाली है बाहुबलियों की टक्कर। और उस टक्कर का ये पहला ट्रेलर है। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमाने उतरी हैं। तो उनका मुकाबला इलाके के दूसरे बाहुबली नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह से है। आज दोनों ही महिला उम्मीदवारों ने तामझाम के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। अनंत सिंह की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी का नामांकन कराने आरजेडी के कई विधायक और मंत्री पहुंचे थे। बड़ी संख्या में समर्थकों का सैलाब था और कुछ ऐसा ही नजारा बीजेपी उम्मीदवार सोनम सिंह के नामांकन में भी दिखा। दोनों तरफ से जीत के दावे हैं, लेकिन फैसला 3 नवंबर को मोकामा की जनता करेगी। कोर्ट से 10 साल की सजा मिलने के बाद मोकामा से विधायक अनंत सिंह की सदस्यता चली गई। 2005 से लेकर 2020 तक लगातार अनंत सिंह इस इलाके से, इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं और अब इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जिस सीट पर वो कभी जेडीयू से तो कभी निर्दलीय और आखिर में 2020 में वो आरजेडी से विधायक बने थे, अब इस विरासत को बचाए जाने की जिम्मेदारी पत्नी नीलम सिंह पर है। क्षेत्र की जनता के लिए ना तो आरजेडी की उम्मीदवार नीलम सिंह नया चेहरा हैं और न ही बीजेपी की उम्मीदवार सोनम सिंह। नीलम सिंह 2019 में मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़कर हार चुकी हैं।
जबकि सोनम सिंह भी मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़कर अनंत सिंह के हाथों 2010 में हार चुकी हैं। 2005 में अनंत सिंह जब पहली बार विधानसभा पहुंचे थे तो उन्होंने इलाके के दूसरे बाहुबली नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को हराया था, वो भी काफी मामूली वोट के अंतर से। 2010 में एलजेपी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह को उम्मीदवार बनाया था, हालांकि उस वक्त भी वो हार गई थी। चुनाव से ठीक पहले ललन सिंह जेडीयू में नीतीश की पार्टी में थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी पत्नी बीजेपी से उम्मीदवार हैं। बताया जाता है कि बाहुबली ललन सिंह सूरजभान के काफी करीबी हैं। सांसद रह चुके बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी मोकामा से विधायक बनकर की थी। सांसद बनने के बाद उन्होंने यहाँ की विरासत करीबी ललन सिंह को सौंपी, लेकिन ललन और उनकी पत्नी अनंत सिंह के हाथों चुनाव हारते रहे। सूरजभान आज सोनम सिंह के नामांकन में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सोनम की जीत का दावा किया। तमाम मोकामा विधानसभा लोगों को यही मेरा अपील है कि आप अपना विकास देखिए। उम्मीदवार तो आज हम हैं, कलू है, परसू है, कलू हारेंगे, परसू हारेंगे, आज वो जीतेंगे, आज हम हारेंगे, ये चीज नहीं। आप अपनी विकास और अपनी संदेश दीजिए। ये पहला मौका है जब बीजेपी ने अनंत सिंह के खिलाफ अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारा है। मोकामा में भूमिहार वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। बीजेपी को जीत की उम्मीद है, लेकिन अनंत सिंह ने 2 दिन पहले ही कहा था कि यहाँ जीत उन्हीं की होगी। तो मेढक जो होता है बरसाती, उसको टिकट भाजपा दे दिया है। भगवान जो है हमारा जनता आपकी सब कुछ नहीं, जमानत जब्त। आपकी पत्नी खड़ी है, कितना वोट से जीतेंगे? रहे जमानत जब्त, तो सब है ये नहीं कुछ है। बाहुबली की सियासी ताकत को चुनौती देने के लिए बीजेपी को भी एक मजबूत नेता की तलाश थी, क्योंकि 1995 के बाद से बीजेपी मोकामा में कभी भी चुनाव नहीं लड़ी है। ऐसे में नीतीश से गठबंधन टूटने के बाद यह पहला मौका होगा जिसमें बीजेपी की अग्नि परीक्षा होगी। यही वजह है कि बीजेपी ने बाहुबली के बदले बाहुबली की पत्नी को ही मैदान में उतार दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 लाख रुपए का इनामी जफर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर की तलाश में ही उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के काशीपुर मुरादाबाद पुलिस की टीम गई थी, एसओजी की टीम गई थी जफर की तलाश में, और वहीं पर लोगों के साथ पुलिस टीम की झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस टीम पर हमला किया गया था। कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और अब बड़ा अपडेट ये कि 1 लाख के इनामी जफर को पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ा अपडेट मुरादाबाद से। मुरादाबाद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, क्या है पूरी जानकारी अभी तक, क्या है, किस तरीके से हुई गिरफ्तारी? देखिए, अवैध खनन समेत कई बड़े अपराधों में इसका नाम जफर का सामने आया था, जिसके चलते 1 लाख रुपए का इनाम उस पर घोषित था। और उसी की गिरफ्तारी के लिए कुछ दिन पहले आपने देखा था कि उत्तराखंड के काशीपुर में जो मुरादाबाद की पुलिस गई थी, उसकी स्थानीय लोगों से झड़प हुई थी। पुलिस के लोग बंधक बनाए गए थे, उनके असलहे भी लूटे गए थे, और उसके इस दौरान जो गोली चली थी तो एक महिला की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में दोनों राज्यों के बीच के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके बीच टकराव भी आपने देखा था। दोनों जगहों पर मुकदमे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दर्ज किए गए थे। और आज देर रात मुरादाबाद में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें जफर ने काउंटर फायरिंग पुलिस पर की और एक गोली जफर के पैर में लगी, जबकि एक सिपाही भी इस पूरी घटनाक्रम में घायल हुआ है। बहरहाल जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। जी आदर्श, बात चीन की कर लेते हैं, जहां क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क चुकी है। जिनपिंग को यह आशंका पहले से थी कि उनका ये डर अब सच साबित हो रहा है। क्या चीन में जुल्म और सितम शुरू हो गया है? क्या जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह दबाने के सबूत मिल गए हैं? क्या 16 अक्टूबर को चीन में भारी बगावत होगी? ये सवाल काल्पनिक नहीं है,
ये माना जा रहा है कि 16 अक्टूबर जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के हजारों प्रतिनिधि शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुनेंगे, ठीक उसी वक्त पूरे चीन में बगावत हो सकती है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसकी गवाही ये पोस्टर दे रहे हैं। चीन की भाषा मैंड्रिन में लिखे इन पोस्टर्स में 16 अक्टूबर को पूरे चीन में हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है। चीन में ये पोस्टर ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हॉर्न बजाकर जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाने की योजना है, जैसा कि इस पोस्टर में लिखा है। सीसीटीवी, पीपल्स डेली, शिन्हुआ न्यूज एजेंसी, मिलिट्री कंपाउंड, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो, पुलिस थाने, म्युनिसिपल दफ्तरों के बाहर कार का हॉर्न बजाना। लोगों ने सीसीपी की इस नेशनल कांग्रेस के खिलाफ अपना अभियान शुरू भी कर दिया है। ये वीडियो चीन की राजधानी बीजिंग से आया है। ऊपर बीजिंग का सिटोंग पुल है, नीचे बीजिंग की 3rd रिंग रोड है। 13 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है। एक पुल के ऊपर जो धुआं दिख रहा है, ये कहा जा रहा है कि वहां किसी व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली है। फायर फाइटर्स आग बुझा रहे हैं और कुछ प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा है। पुल पर एक पोस्टर टंगा है जिस पर लिखा है, तानाशाह और गद्दार शी जिनपिंग को हटाया जाए। यह भी लिखा है कि कोविड टेस्ट के लिए ना बोलो, खाने को ना बोलो, लॉकडाउन को ना बोलो, आजादी को हाँ बोलो, झूठ को ना बोलो और अपने आत्मसम्मान को हाँ बोलो। गुलाम मत बनो, नागरिक बनो। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन में शी जिनपिंग का विरोध बहुत तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि बीजिंग के इस पुल के ऊपर इसी शख्स ने प्रदर्शन किया था। इसका नाम पेंग लिफा है। पूरी दुनिया से कोरोना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जिनपिंग लोगों को अभी भी इसी कोरोना में उलझाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लोग कोरोना टेस्ट, आइसोलेशन, टीकाकरण में उलझे रहेंगे तो उन्हें आवाज उठाने का समय नहीं मिलेगा। सीसीपी की नेशनल कांग्रेस की बैठक को ध्यान में रखते हुए शी जिनपिंग ने पूरे चीन में धरपकड़ अभियान चलाया। 25 जून 2022 को 100 दिनों के लिए अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान शुरू किया गया था। असल में यह अभियान सीसीपी की बैठक से पहले विद्रोहियों के खिलाफ चलाया गया था। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जिनसे बगावत की आशंका थी। अल्पसंख्यकों वाले इलाके में यह अभियान बहुत तेजी से चलाया गया। तिब्बत में पिछले 1 महीने में बहुत सी राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई हैं। इस दौरान चीन में पुलिस ने 6,40,000 लोगों को गिरफ्तार किया है और 14 लाख संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ सर्विलांस बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक कि बीजिंग आने वाले तमाम यात्रियों की बहुत ज्यादा चेकिंग की जा रही है। शी जिनपिंग की पुलिस कितनी घबरा गई है, वो इन तस्वीरों से साफ पता चलता है। ये चीन के यूनान प्रांत के शिशुआंग बना एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां कोविड के कुछ केस पता चले। इसके बाद वहां से टूरिस्ट को एयरपोर्ट छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। जब इन महिलाओं ने आवाज उठाई तो पुलिस वालों ने महिलाओं और बच्चों पर बंदूकें तान दी। ये इसी एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस वालों का जुल्म और सितम शुरू हो गया है। पुलिस पर्यटकों को एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं घुसने दे रही, क्योंकि एक कोरोना केस मिला है। ये भी इसी शिशुआंग बना की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए ऐसे ही बैरिकेडिंग और बाड़बंदी कर दी। बताया जा रहा है कि यहां से जिन टूरिस्ट को कोरोना का केस मिलने के बाद पकड़ा गया, उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। देखिए कैसे छोटे छोटे कमरों में इन्हें रखा गया। इससे बेहतर तो जेल होती है। ये जिलिन प्रांत का बाईशान शहर है, जहां कोरोना टेस्ट के लिए भारी बर्फबारी में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि ऐसा आदेश है। लोगों को इसी में उलझाया जा रहा है ताकि कोई भी आवाज ना उठा सके और विद्रोह या बगावत के बारे में सोच भी ना सके। दूसरी तरफ शी जिनपिंग की आजीवन ताजपोशी के लिए तैयारियां चल रही हैं। ये उसी हॉल का वीडियो है जहां ये बैठक होने वाली है। यहाँ लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि सीसीपी के प्रतिनिधियों को चाय कैसे सर्व करनी है। हर एक परफेक्शन का ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल के सिरमौर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके जरिए बीजेपी हाटी समुदाय की आबादी वाली 9 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हिमाचल का चुनाव इस बार कितना अहम होने जा रहा है। 3 दिन में 3 दिग्गज की लगातार रैली हिमाचल के इस मुकाबले को और रोचक बना रही है। आज अमित शाह का हिमाचल दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज अमित शाह की रैली हाटी समुदाय के बीच होगी। हाटी समुदाय का हिमाचल की 9 सीटों पर दबदबा है।
और इस समुदाय को हाल ही में एसटी का दर्जा देकर केंद्र ने बड़ा दांव खेला है। कल प्रियंका गांधी ने पेंशन वाले मुद्दे को हवा देकर राज्य की सियासत को गरमा दिया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अमित शाह वहां बीजेपी को जीत का मंत्र देंगे। जानकारी के मुताबिक रैली के बाद अमित शाह हिमाचल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल होंगे। बैठक में चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सूबे में बीजेपी और गृह मंत्री की पहली रैली होगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया, जिसमें हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनती हुई दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। चुनावी योद्धा अपने अपने हुनर और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में आ डटे हैं और अब साफ है कि हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश में अगला चुनाव 12 नवंबर को होगा। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इस बीच चुनाव का बिगुल बजते ही एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया और ओपिनियन पोल के मुताबिक हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। सीट की बात करें तो बीजेपी को 38 से 46 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 20 से 28। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को अधिकतम 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट जाती दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को जहां 46% वोट मिल सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस को 35.2%, आम आदमी पार्टी को 6.3% वोट मिल सकते हैं और अन्य को 12.5% वोट मिलने के आसार हैं। जब हमने ये सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है, तो 32% लोगों ने मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम पर मुहर लगाई। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को 26% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं। वहीं हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को 18% लोग पसंद करते हैं। अन्य के नाम पर 24% लोगों ने मुहर लगाई। एबीपी न्यूज का सर्वे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और हिमाचल के चुनावी रण में अब कांग्रेस भी आ चुकी है। कांग्रेस पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर बहाल करने के वादे के साथ आई है। क्या हिमाचल में बीजेपी की होगी वापसी? डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मारेगी बाजी? से मैं मिलती हूँ, वो कहते हैं मुझे हम बदलाव चाहते हैं, थक गए हैं हम। या आम आदमी पार्टी की एंट्री से मचेगी बीजेपी कांग्रेस में खलबली? दोनों पार्टियों ने मिलकर लूट लिया और केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल वैसा। हिमाचल में चुनावी बिसात पर मोहरे सज चुके हैं। हर पार्टी के योद्धा ने मैदान संभाल लिया है और चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को एक चरण में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने वोटरों को लुभाने के लिए अपना पासा फेंक दिया है। बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही पार्टी ने विकास का हर दरवाजा खोल दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी की एंट्री बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। हम गांव के पास ही अच्छी डिस्पेंसरी बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, तो वहीं पर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 5 लाख रोजगार मिलेंगे। मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को सड़कें बनानी आती है, मेरे को बिजली देनी आती है, मेरे को नौकरी देनी आती है, रोजगार देने आते हैं। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। पॉलिटिक्स चाहिए तो इनके पास चले जाना और विकास चाहिए तो मेरे पास आ जाना। इस बीच कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के ऐलान में देरी पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। उधर गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल शुरू हो गई है। आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया। अब गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर देर रात तक बैठक चली। गुजरात चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री निवास पर चल रही बैठक जो है अब वो खत्म हो चुकी है। तकरीबन 5 घंटे तक चली इस लंबी बैठक से अब जो है गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भूपेंद्र पटेल जो है, साथ ही में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के CR पाटिल, अब जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास से 7 लोक कल्याण मार्ग से जो है निकल चुके हैं।
बीजेपी की इस बड़ी बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, BL संतोष समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। में सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव को लेकर के जो है कई आंतरिक मामलों पे जो है इस बैठक में चर्चा चली है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को चुनाव होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for withdrawal would be 29th and date of poll 12th November and date of counting 8th December and the entire process is completed by 10th of December. उम्मीद की जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुजरात में चुनावी तारीखों के ऐलान में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि जाहिर तौर पर ऐसा प्रधानमंत्री को समय देने के लिए किया गया है ताकि वो और भी बड़े वादे कर सके और कुछ और उद्घाटन कर सके। हैरानी की बात नहीं है। इस वक्त आपको बड़ी खबर देते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी के अब तक शामिल नहीं होने पर सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने गोपाल इटालिया के विवादित बयान पर भी अरविंद केजरीवाल को घेरा है। अनुराग ठाकुर से एक्सक्लूसिव बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं, इसमें गुजरात के अहमदाबाद आए हुए हैं। अनुराग जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के यहाँ के गुजरात के प्रमुख गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी के बारे में जो बातें कही हैं और खासतौर पर उनकी मां के बारे में जो बातें कही हैं, क्या इम्पैक्ट इसका आप देखते हैं? इस पर क्या आपका रिएक्शन? आम आदमी पार्टी के नेताओं के संस्कारों का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि कितना वो नीचे गिर चुके हैं और ज़मीन पे उनको कुछ नहीं मिल रहा है। किसी की भी माँ हो, आपकी हो, मेरी हो, देश के प्रधान सेवक की हो, उस तरह के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना अपने आप में दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है, वो हताश कितने हो चुके हैं, निराश कितने हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्या अरविंद केजरीवाल इस पे अपना मुंह खोलेंगे? अरविंद केजरीवाल जी स्वास्थ्य से लेके शराब घोटाले तक आम आदमी पार्टी घिरी पड़ी है, बुरी हालत में है। एक के बाद दूसरा नेता जेल में जा रहा है, लेकिन इस तरह की बोलबानी उनका सही में चरित्र दिखा रहा है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता क्या सोचते हैं। आपने कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल मुंह खोलेंगे? वो तो कह रहे हैं कि मैं तो कृष्ण हूँ, कंस के औलादों का वध कर दूंगा मैं। वे भाषा अपने आप में दिखाती है जी कि अहंकार किस स्तर तक पहुंच चुका है, सत्ता का नशा उनको क्या क्या दिखा रहा है, लेकिन जो जनता यहाँ तक बिठाती है वो नीचे तक गिराने में बहुत तेजी से काम करती है। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता ने पीएम के लिए अपशब्द कहे। बवाल चल ही रहा है कि अब इस पूरे मामले में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। आज महंगाई इन लोगों की सरकार में इतनी बढ़ गई है कि माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाती। स्मृति जी को सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माताश्री के बारे में नहीं, पूरे प्रदेश में जितनी माँ है उसकी चिंता करनी चाहिए और वो चिंता हम कर रहे हैं। गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। चुनाव से पहले विवादित बयान पर भूचाल आ गया। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी की कि देश उबल पड़ा। बीजेपी ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, गोपाल इटालिया की तरफ से जो भद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हाथ में प्ले कार्ड्स है। इस मामले में गुजरात कांग्रेस भी कूद पड़ी और गोपाल इटालिया के समर्थन में उतर आई, जबकि बीजेपी नेताओं ने गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। माननीय मोदी साहब के खिलाफ जो भी बोलेगा वो हिंदुस्तान के खिलाफ भी हो जाएगा। ये पुरानी राजनीति रही है भाजपा की। बोलने में भाषा का संयम रखना चाहिए, लेकिन बोलने के बाद जिस तरह से सामने से भी जो व्यवहार हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। ये राजनीतिक विवशता नहीं है, ये चरित्र का प्रमाण है। और क्योंकि इस प्रकार का चरित्र है
इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस प्रकार के आदेशों को स्वीकार किया जाता है। अब सवाल यह है कि गुजरात कांग्रेस का गोपाल इटालिया के विवादित बयान को समर्थन देना क्या सियासी रणनीति का हिस्सा है? ये बात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि गुजरात का इतिहास रहा है कि पीएम मोदी पर टिप्पणी गुजरात चुनाव में हवा का रुख बदल देती। देखिए, गुजरात चुनाव को लेकर पीएम आवास पर मैराथन बैठक हुई है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल पीएम मोदी के घर पर बैठक हुई। बैठक में गुजरात चुनाव को लेकर करीब 5 घंटे चर्चा हुई। मोदी के गुजरात दौरे और पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई। टिकट बंटवारे के मापदंड क्या होंगे, इस पर भी बात हुई। और क्या क्या हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल। रौनक, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मैराथन बैठक को लेकर मिल पाई है? क्योंकि अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है गुजरात में। अगर देखिए, चुनाव जो है वो दीपावली के या तो 1-2 दिन पहले घोषित होते हैं या तो दीपावली के तुरंत बाद होते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि हर हमेशा बीजेपी एक्शन मोड में रहती है, लेकिन अब की बार बीजेपी सुपर एक्शन मोड में। यही वजह है कि कल राज्य के मुखिया भूपेंद्र भाई पटेल, बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट BR पाटिल वहां पर पहुंचे, 5 घंटे मिले। स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी दौरा होगा। चुनाव घोषित होते हैं उसके पहले 18-19 तारीख को जूनागढ़ में दौरा है, उसके साथ साथ डिफेंस एक्सपो भी हो रहा है। तो खास करके जो जूनागढ़ का दौरा है उसका आयोजन किस प्रकार उसको लेकर चर्चा हुई। चुनाव घोषित होते ही प्रचार किस प्रकार से होगा, कैंपेन किस प्रकार से होगा, रैली किस प्रकार से कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से इलाकों में होगी, उसकी भी चर्चा हुई है। साथ में क्योंकि टिकट का बंटवारा भी एक बड़ा इश्यू है। अब तक ये होता था कि कांग्रेस को ध्यान में रखकर टिकट दिए जाते थे, कैंडिडेट क्लियर किए जाते थे, उनकी सूची घोषित की जाती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले से ही 50 से अधिक बैठकों पर अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित की है। ऐसे में एक नई रणनीति होगी कि जब तक कांग्रेस को लेकर कैंडिडेट खड़े करते थे, अब आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट कौन सी कम्युनिटी के हैं, किस प्रकार के, उसको भी में रखकर तैयार किया जाएगा। तो किस प्रकार के कैंडिडेट होंगे, उसके मापदंड क्या होंगे, वो भी सुनिश्चित करने के लिए चर्चा हुई है। साथ में हर हमें प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात के नेतृत्व को मार्गदर्शन देते हैं, प्रचार की दिशा समझाते हैं, चुनाव का टारगेट देते हैं। वो सब चीजों को लेकर चर्चा हुई, वो सब मुद्दों पर चर्चा हुई। अहम जानकारी आप दे रहे हैं रौनक, लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद रौनक पटेल को, आप सुन रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। पीएम मोदी के घर पर करीब 5 घंटे अहम बैठक चली, गुजरात स्पेसिफिक ये बैठक थी। क्या कुछ रणनीति होगी, पूरी जानकारी रौनक आप तक पहुंचा रहे थे। लगातार अपडेट आगे भी देते रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से कुछ राज्यों में चुनाव नजदीक आ गए, वहां से तो विवादित बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गोपाल इटालिया के अपशब्द कहने पर जो बवाल शुरू हुआ वो अभी थमा भी नहीं था कि जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अब पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है। अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा जाते हैं। सुना आपने, यह है नीतीश के बेहद करीबी और जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह, जिन्होंने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने कभी चाय नहीं बेची। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको। ये सियासी अदावत यही नहीं रुकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे। वहीं बीजेपी विधायक ने नीतीश के बीजेपी के हमले पर पलटवार किया। सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल बात कहना, हम लोग जो है मंच पर थे घोर अपमानित महसूस कर रहे थे और मन बार बार कचोट रहा था जो बीच में से निकल जाए। नीतीश ने इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में कहा था कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आपके सिम कार्ड को 4G से 5G में बदलने के लिए आपके पास मैसेज आ रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि 5G लॉन्च होते ही साइबर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। आपको दिखाते हैं ये पूरा रिपोर्ट कि आखिर ये गिरोह किस तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं।
प्रिय उपभोक्ता, घर बैठे मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप अपना 4G सिम 5G में अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी भी समय आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। कुछ दिन पहले ऐसा ही मैसेज आया मुंबई के मलाड में रहने वाले सौरभ के पास। मैसेज को देखकर सौरभ हैरान हो गए। मोबाइल बंद होने के डर से लिंक पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही हजारों रुपए अकाउंट से कट गए। पहले मुझे एक मैसेज आया मेरे मोबाइल पे शाम को, और उस मैसेज पे 5G 4G से आप 5G पे कन्वर्ट करवा सकते हैं, ऐसा कुछ लिख के था, और उस पे नीचे लिंक था। तो जब मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, देर बाद मुझे एक मैसेज आता है मेरे बैंक से कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल चुके हैं। इस तरह के लिंक के जरिए साइबर अपराधी न सिर्फ फोन को हैक करते हैं बल्कि फोन का डेटा भी चुराने में कामयाब हो जाते हैं। इसको लॉन्च होते ही फ्रॉडस्टर एक्टिव हो गए हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपको एक मैसेज भेजेंगे कि आप अपना फोन अगर 5G को अपग्रेड कराना चाहते हैं या 4G का प्लान आप 5G में अपग्रेड कराना चाहते हैं तो फलाने मैसेज में दी हुई लिंक पे आप क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन हैक हो जाएगा और आपके मोबाइल में एक मैलवेयर का सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, जिससे आपकी फोन का कंट्रोल उसके पास पूरी तरह से चला जाएगा और आपका बैंक अकाउंट खाली होगा। 5G में कन्वर्ट करने को लेकर अगर आपके पास भी मैसेज आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए किसी अनजान लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। जांच परख के बाद लिंक पर क्लिक करें। मोबाइल को 4G से 5G करने के लिए कंपनी से संपर्क करें। बेमौसम बाढ़ काल। जी हां, अक्टूबर में जुलाई जैसी बारिश हुई और हर किसी को बेबस और लाचार कर दिया, खासकर यूपी को, जहां 21 जिलों में सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं। घर हो, मकान हो, दुकान, खेत खलिहान सब डूब चुके हैं। ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की है, जहां सैलाब और नदियों के उफान से 183 गांव के हजारों लोगों की जान आफत में है। पानी की पावर के आगे कुछ भी टिक नहीं रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें पीपे का एक पुल तिनके की तरह सरयू नदी में बहता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर पानी की ताकत और उससे मची तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पीपा का पुल मऊ जिले के दोहरी घाट से बहता हुआ गोरखपुर तक आ गया। मऊ में भी आसमान से बरसी आफत ने हाहाकार मचा रखा है। ये तस्वीरें मधुबन तहसील के देवरांचल की है, जहां सरयू नदी में लगातार बढ़ते पानी ने रिंग बांध तोड़ दिया है। मकान, दुकान, खेत खलिहान सब जगह पानी की घुसपैठ हो गई है और लोगों को मजबूर होकर पलायन करना पड़ रहा है। पूरा जनमानस भयावह स्थिति में है। सब लोग एकदम आक्रोश में भी हैं और डरे सहमे भी हैं। न खाने के लिए उन लोगों को व्यवस्था है और ना ही उन लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था है। देखिए, बीते 1-2 दिन से बारिश कम होने से नदियों में जलस्तर कम होने लगा है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई, क्योंकि उनके घरों में, खेतों में पानी की मनमानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्कूल डूबा है, मकान डूबे, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पानी ना हो। पानी के प्रहार ने लोगों को बेबस और लाचार कर दिया है। घर बार छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया है। लोग नाव पर अपने साथ साथ अपने मवेशियों को ले जा रहे हैं। उन गाड़ियों को नाव पर लाद कर ले जा रहे हैं जिनका पानी में डूबे रास्तों पर चलना मुश्किल है। ये मंजर यूपी के देवरिया जिले का है। सरयू नदी में उफान से दर्जनों गांवों में खेत खलिहान डूब गए हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। लोग दर-बदर हो गए हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। खाने पीने का तो दिक्कत हो रहा है ना, बस ना छोड़ के कुछ नहीं मिला है। यहाँ लोग पूछने नहीं आ रहे हैं कि आप लोग कैसे जी रहे हैं। आसमान से बरसी मुसीबत से यूपी के सीतापुर में भी कई गांवों में त्राही मची है। खेतों में खड़ी धान की फसल भी बर्बाद हो गई है। टापू बन चुके गांव में नाव लाइफलाइन बन चुकी है। लोग उन्हीं के सहारे आ पा रहे हैं। बाढ़ का पानी अब लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। लहरपुर के मजरा डिहपुरवा में नहाने गए 9 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे बाद उसका शव बरामद किया जा सका।
नदियों में खतरनाक उफान से उत्तर प्रदेश में 1500 से ज्यादा गांव टापू जैसे बन गए हैं। सब कुछ डूबा हुआ है। आपको दिखाते हैं कुशीनगर और अंबेडकर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट। सैलाबी सितम से यूपी के 21 जिले बेहाल हैं। उनमें से ही एक है कुशीनगर, जहां गंडक नदी का पानी तो घट रहा है, लेकिन लोगों की दुश्वारियां बरकरार है। ये जो नाव और ट्रैक्टर पर लोगों को जाते आप देख रहे हैं, इनमें कुशीनगर के सांसद विजय दुबे हैं और विधायक विवेकानंद पांडे, जो अपने इलाके में लोगों की मदद के लिए पहुंचे, क्योंकि ट्रैक्टर और नाव ही बस इस बाढ़ वाले इलाके में लोगों की आवाजाही का साधन है। बाढ़ आ जाता है तो किसी तरह जो है, अब न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, पानी चारों तरफ से घिर जाता है, तो मजबूरी है, उसी में हम लोग को रहना पड़ता है। तो सारी फसल गायब हो गई है, किसी तरह से छान करके ऊंचे कर रहे हैं, जो बचेगा तो इसी में से जीवन चलेगा, नहीं तो हम लोग कोई आशा नहीं है। बेमौसम बारिश और बाढ़ से अंबेडकर नगर की 2 तहसील डांडा और आलापुर में सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई। सब कुछ पानी में डूबा है। लोगों के घरों में 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोग घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। देखिए, यूपी बाढ़ से बेहाल है। इंतजामों को लेकर प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस बीच गोंडा से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार में सिर्फ सुनना है, बोलने पर बागी करार दे दिया जाता है। ऐसी बदइंतजामी कभी नहीं देखी। आपको बता दें, सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा से सांसद हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया है। बाढ़ को लेकर जो बदइंतजामी देखी जा रही है यूपी के ज्यादातर हिस्सों में, उसको लेकर उन्होंने ये सवाल उठा दिया है। क्या कुछ कहा है बृजभूषण शरण सिंह ने, वो आपको सुनवाते हैं। पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई, और भगवान के भरोसे लोग। मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। बाढ़ में बदइंतजामी को लेकर किस तरीके से अपनी ही सरकार के कदमों को लेकर या उनके फैसलों को लेकर परेशान हैं लोग, उस पर आप सुन रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह को गोंडा से सांसद हैं और अपने मन के उद्गार रख रहे थे। लगातार अपडेट इससे भी जुड़ा आपको देते रहेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक, यानी कि पहाड़ तक आसमानी संकट बरकरार है। बारिश से सिर्फ सैलाब ही नहीं आ रहा, बल्कि पहाड़ भी दरक रहे हैं, जैसा उत्तराखंड में हो रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये कुदरत के क्रोध और पहाड़ों पर जल विस्फोट की चोट की तस्वीरें। ये उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें हैं, जहां बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा रास्ता छोटे छोटे पत्थरों से फट गया। टूटते पहाड़ का यह आतंक 3 घंटे तक चलता रहा। खचरा नाले के उफान पर आने से मिट्टी और पत्थरों का मलबा हाईवे पर आ गिरा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, किसी को चोट नहीं आई, लेकिन हाईवे के दोनों ओर जाम लग गया, जो 3 घंटे बाद खुला। मैदान से पहाड़ तक बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे खेतों में खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। हमारी जो धान की कटाई हुई, मंडाई के समय भी जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिससे कि हमारे धान भी जो है पूरा सड़ गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।